आपने सोशल मीडिया पर कई बार सुना होगा कि कैसे इंडिया सुपर पावर बनने वाला है। शॉर्ट में बोले तो विश्व गुरु। लेकिन अगर आप किसी से जाकर पूछो कि सुपर पावर का मतलब क्या होता है, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको इसका मतलब बता पाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, इसीलिए हम आपको सुपर पावर का असली मतलब बताएंगे और ये भी कि क्यों सैडली इंडिया कभी भी एक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। वैसे तो सुपर पावर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर स्कॉलर्स सुपर पावर उस कंट्री को कहते हैं जो इन 5 एरियाज में बहुत अच्छा होता है, जो कि हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड कल्चरली। एंड एज ऑफ नाउ द ओनली कंट्री जो इन 5 एरियाज में बहुत अच्छा है वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसीलिए लोग उसको वर्ल्ड का एक लौता सुपर पावर कंट्री कहते हैं। हालांकि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में कभी इत्मीनान से बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्यों इंडिया एक सुपर पावर कंट्री नहीं बन पा रहा है। एंड पॉइंट नंबर 1 इज इकोनॉमिकली। अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है तो उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बोले तो एक ऐसी इकोनॉमी जो रोबस्ट और डाइवर्सिफाइड हो, मतलब उस कंट्री की जीडीपी गांड फाड़ हो और वो किसी भी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना हो। इससे अगर कल को किसी एक सेक्टर में रिसेशन आए भी तो भी ओवरऑल जीडीपी पर कुछ खास फर्क ना पड़े और इकोनॉमी भी स्टेबल रहे। अगर हम यूएस को देखें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद अ जीडीपी ऑफ अराउंड $27 ट्रिलियन, और क्योंकि वो किसी एक सेक्टर पर हेवीली डिपेंडेंट नहीं है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल ही रहती है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की इकोनॉमी कहने को तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है विद अ जीडीपी ऑफ अराउंड $3.7 ट्रिलियन, और वो ठीक ठाक डाइवर्सिफाइड भी है। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब आप इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा देखते हो तो फिर इंडिया टॉप 5 से छोड़ो, इंडिया टॉप 100 में भी नहीं आता। इंडिया की रैंक जो नॉमिनल जीडीपी में 5th है, वही रैंक जीडीपी पर कैपिटा में 140th है। और तो जीडीपी पर कैपिटा में यूएस की भी रैंक फर्स्ट नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट से गिर के सिर्फ 7th पर गया, तो उनकी रैंक इतनी नहीं गिरती जितनी इंडिया की गिरती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि कल को हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन टन या 10 ट्रिलियन टन हो जाएगी, तो उसमें अभी बहुत वक्त है, और उससे भी हमारी रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होने वाली, क्योंकि साइड बाय साइड इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जहाँ यूएस डॉलर ऑलरेडी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के तौर पर यूज़ होता है, इंडियन रूपी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुपर पावर बनने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि आपकी करेंसी को पूरी दुनिया एज अ रिजर्व करेंसी यूज़ करे। यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है, वहीं हमारा रूपी बहुत कमज़ोर सा है। आज एक यूएस डॉलर में 83 रुपीज़ आते हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये नंबर 100 के पार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज मिलिटरीली। एक सुपर पावर बनने के लिए दबदबा बनाना पड़ता है, और दबदबा बनाने के लिए आपको चाहिए होती है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। और जब आर्मी की बात आती है तब यूएस ही नंबर 1 है, क्योंकि उसकी आर्मी दुनिया की सबसे केपेबल आर्मी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एडवांसमेंट। अपनी आर्मी का भौकाल बनाए रखने के लिए यूएस हर साल ऑलमोस्ट $900 बिलियन खर्च करता है। इसके साथ साथ यूएस आर्मी की वर्ल्ड वाइड 800 से भी ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं, वो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, जिससे वो किसी पर भी अटैक कर सकता है और तो और खुद को और अपने एलाइज को डिफेंड भी कर सकता है। इनफैक्ट यूएस की लोकेशन भी उन्हें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उनके दोनों तरफ ओशन है, तो अगर वहाँ से कोई अटैक करेगा यूएस पहले ही उनको देख के पेल देगा। वहीं उनके नॉर्थ में कनाडा है जो उनका एक एलाई है, और साउथ में है मैक्सिको जो उनसे बहुत कमज़ोर है। और क्योंकि यूएस नेटो का पार्ट है, तो अगर उन पर कभी कोई अटैक करता भी है तो नेटो का आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा, विच मीन्स एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। तो इससे सारे नेटो मेंबर्स यूएस की हेल्प करेंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से मिलिटरीली यूएस एक सुपर पावर था, है और रहेगा। वहीं इंडिया हर साल अपनी आर्मी पर सिर्फ $80 बिलियन खर्च करता है, और हमारी आर्मी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। लेकिन हमारी आर्मी ना तो नंबर्स में इतनी बड़ी है, और ना ही हमारी आर्मी टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड है, और ना ही हमारे पास दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस हैं, और ना ही हम नेटो जैसी तगड़ी अलायंसेस का पार्ट हैं। ऑल्दो इंडिया भी बहुत सी मिलिट्री अलायंसेस का पार्ट है, लेकिन वो नेटो जितनी स्ट्रांग नहीं है। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो भी हमें फेवर नहीं करती, क्योंकि एक तरफ है पाकिस्तान जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ है चाइना जो आए दिन इंडिया में कुछ किलोमीटर्स घुस आता है। और क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को अपने डेथ ट्रैप में फंसा रखा है, तो अगर कल को चाइना हम पर अटैक करता है तो पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है, और फिर इंडिया एक 2 फ्रंट वॉर लड़ेगा, जो कि वो लड़ तो सकता है, लेकिन इसमें हमारा बहुत सा टाइम, एफर्ट और पैसा बर्बाद होगा। अब पाकिस्तान को तो हम आराम से बेल सकते हैं, लेकिन चाइना के पास वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, जो हमसे नंबर्स में भी ज़्यादा है और टेक्नोलॉजिकली भी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो वो दिन अभी बहुत दूर है जब इंडिया की आर्मी यूएस की आर्मी के बराबर होगी। पॉइंट नंबर 3 इज पॉलिटिकली। अब बहुत सी कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन यूएस अपनी पॉलिसीज से एक ग्लोबल लेवल पर बहुत सी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है, और अगर कोई कंट्री पसंद आया तो यूएस उसके साथ एक अलायंस फॉर्म करता है और उस कंट्री को भर भर के एड देता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, मेडिकल एड हो या फिर मिलिट्री एड हो।
और कभी कभी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है कि वेपन्स कैसे बनाना है। लेकिन अगर यूएस को कोई कंट्री पसंद नहीं तो फिर उस कंट्री की गांठ फटते देर नहीं लगती, क्योंकि फिर उस कंट्री के अगेंस्ट यूएस फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा देता है, उनके फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया जाता है, उस कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कम कर देता है और उस कंट्री के बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों की एंट्री यूएस में बंद कर दी जाती है। इससे उस कंट्री के ऊपर हर तरफ से प्रेशर बनता है कि वो यूएस की बातों को माने, और अगर इन सब से भी काम ना बना तो फिर यूएस उस कंट्री पर मिलिटरीली अटैक भी करता है ताकि वो कंट्री यूएस की बातें मान ले। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी बहुत सारे अलायंसेस हैं दुनिया भर में, और जिससे भी इंडिया की सही बनती है टाइम आने पर वो उसको एड जरूर भेजता है और टाइम टू टाइम इंटेल एक्सचेंज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। लेकिन अगर इंडिया की किसी कंट्री से कुछ कहा सुनी होती है तो इंडिया थोड़े बहुत सैंक्शन जरूर लगा सकता है, जिससे उस देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक इफेक्ट आएगा। लेकिन इंडिया अभी उनके फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि यूजुअली फॉरेन रिजर्व्स यूएस डॉलर में रखे जाते हैं और उन्हें फ्रीज करने की पावर सिर्फ यूएस के पास होती है। यूएस एक और मामले में इंडिया से बेटर है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस एक परमानेंट मेंबर है, लेकिन इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, और सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास ही वीटो पावर होती है, जिससे वो किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को रोक सकते हैं अगर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास अभी ये पावर नहीं है। हाँ, कल को हो सकता है कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन जब तक वो नहीं बनता तब तक डिप्लोमेटिकली इंडिया यूएस से पीछे ही रहेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकली। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करती हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा, ये सब यूएस कंपनीज हैं जो अपने टेक और इनोवेशन के दम पर पूरी दुनिया में बिजनेस करती हैं और एक ग्लोबल फुटप्रिंट छोड़ती हैं। और जब इतनी सारी कंपनीज एक देश में होती हैं तो उस देश को डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली बहुत फायदा होता है। और अगर देखा जाए तो आज हर छोटी बड़ी चीज में यूएस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो, एप्पल का आईफोन, गूगल का यूट्यूब, मेटा का सोशल नेटवर्क या फिर अमेजॉन का मार्केट प्लेस। यूएस एज अ कंट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रप्टिव और इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं ये सबसे पहले वहीं पर शुरू होते हैं और सक्सेसफुल होने के बाद दुनिया भर में लोग उन्हें कॉपी कर लेते हैं। और इसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से यूएस आज पूरी दुनिया को लीड करता है और बाकी दुनिया उसको फॉलो करती है। वहीं इंडिया में स्टार्टअप्स तो शुरू हुए हैं, जैसे कि जोमैटो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, बायजूस, लेकिन ये सब यूएस के स्टार्टअप्स की ही फर्स्ट कॉपी हैं और इनमें से कई अभी भी लॉसेस पर चल रहे हैं। इनका ज़्यादातर इम्पैक्ट मेनली इंडिया में ही है, और जो थोड़ी बहुत टेक कंपनीज इंडिया में है भी, जैसे कि टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा, ये इनोवेट बहुत कम करती हैं और मेनली यूएस कंपनीज को सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देती हैं। और जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में बताया था, क्योंकि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है, इसीलिए लोगों की परचेसिंग पावर भी बहुत कम है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ 25,000 रुपये महीना कमाने पर आप ऑफिशियली टॉप 10% में आते हो। तो अगर कोई इनोवेटिव और डिस्ट्रप्टिव स्टार्टअप शुरू भी होता है तो ज़्यादातर लोग उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से या तो वो बंद हो जाता है या फिर सिर्फ हाई एंड यूजर्स को ही टारगेट करता है। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कल्चरली। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इंडिया ऊपर के चारों एस्पेक्ट्स में एक सुपर पावर बन जाता है, लेकिन आप तब तक एक सुपर पावर नहीं बनते जब तक आप कल्चरली एक सुपर पावर ना बन जाओ। एक कंट्री का कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वो सबको पसंद आए और दुनिया के कोने कोने से करोड़ों इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करे। यूएस इसलिए भी दुनिया का एक लौता सुपर पावर है क्योंकि उसका कल्चर बहुत अच्छा है और दुनिया भर में बहुत मशहूर है। हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जैसे एवेंजर्स या मिशन इम्पॉसिबल, हम उनके सिटकॉम्स एंजॉय करते हैं जैसे फ्रेंड्स या बिग बैंग थ्योरी, उनके वीडियो गेम्स पूरी दुनिया खेलती है जैसे GTA या फिर RDR, हम यूएस का फास्ट फूड खाते हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स, हम उनके फैशन ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी चीज़ यूएस में पॉपुलर हो जाती है तो थोड़े टाइम बाद दुनिया भर में उसको कॉपी किया जाता है, तो चाहे एंटरटेनमेंट हो, फूड हो या फिर फैशन हो, कल्चरली यूएस पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए चाहे हायर एजुकेशन को परस्यू करना हो, जॉब या बिजनेस करना हो या फिर सिंपली एक डेवलप्ड कंट्री में सेटल होना हो, दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग यूएस जाना चाहते हैं फॉर वेरियस रीजंस, और इसीलिए वो हजारों मील का सफर भी तय करते हैं, चाहे लीगली या फिर इलीगली। शाहरुख खान की मूवी डंकी जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, उससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि यूएस जाने के लिए लोग अपनी गांड पे भी गोली खाने को तैयार हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। क्या ऐसा कोई भी इंसान है जो हजारों मील का सफर तय करके इंडिया आना चाहता हो? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी होगा, लेकिन इसका एकदम उल्टा हो रहा है। सरकार प्रॉमिस कर रही है कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियंस अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर रहे हैं। सिंस 2011 17.5 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप करी है और ये नंबर्स आगे और बढ़ेंगे। और ये लोग जो बाहर जा रहे हैं ये कोई लंडूरे लोग नहीं हैं, ये सब अच्छे खासे स्किल्ड लोग हैं। अब अगर ये इंडिया में होते तो इंडिया में जॉब या बिजनेस करते, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते, सरकार को टैक्स देते, इससे देश को फायदा होता और इकॉनमी आगे बढ़ती। लेकिन अब ये जाकर किसी यूएस की कंपनी के लिए गुलामी मेरा मतलब है कि काम करेंगे और उन्हें फायदा पहुंचाएंगे।
जैसे सुंदर पिचाई या सत्या नाडेला करते हैं, और हम फालतू में ही खुश होंगे कि देखो हम इंडियंस कितने आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर कुछ लोग डिबेट करते हैं कि अगर 2-4 लोग चले भी गए तो क्या हुआ, हमारे देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे लोग हैं। इंडिया की ज्यादातर पब्लिक में बेसिक सिविक सेंस है ही नहीं। अगर कोई रूल बनता भी है तो लोग उसको बाईपास करने के सोल्यूशन तुरंत खोजने लगते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी रूल्स मानना नहीं चाहता। इंडिया में जहां देखो वहीं पर कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई रोड के किनारे मूत रहा है, कोई कहीं भी गुटखा थूक रहा है, और ट्रैफिक रूल से तो लोग ऐसे अनजान हैं जैसे आजकल के सिंगर्स सुरों से। और ये तो हमने कॉमन मैन की बात करी, अगर हम नेता टाइप लोगों की बात करें तो कहो वो पूरी रोड ही जाम करा दें और एम्बुलेंस को भी ना जाने दें अपना निकलने के लिए। कुल मिला के इट्स अ कंप्लीट मेस। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में बाहर से लोग नहीं आते, लेकिन जब वो यहाँ पर आते भी हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं होता, क्योंकि या तो लोग उन्हें घूरते हैं, स्पेशली अगर वो कोई लड़की हो तो, या फिर कहो उन्हें सीधा हैरेस ही कर दें, जैसे एक एशियन लड़की को किया था जब कुछ लड़कों ने होली के बहाने उसको जबरदस्ती कलर लगाया था। अगर लैंग्वेज की बात करें तो यूएस में इंग्लिश चलती है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड की डिफॉल्ट लैंग्वेज है, और अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हिंदी को वर्ल्ड की डिफॉल्ट लैंग्वेज बनाना होगा। और ये होने से रहा क्योंकि खुद इंडिया में ही इस बात पर बार बार बवाल होता है कि कौन सी लैंग्वेज देश में बोली जानी चाहिए। साउथ वाले हिंदी नहीं बोलते और नॉर्थ वाले तमिल या तेलुगु नहीं बोलते, तो अगर हम खुद ही एक लैंग्वेज पर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो वर्ल्ड कैसे करेगा। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से कल्चरली भी इंडिया एक सुपर पावर नहीं बन सकता। और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक इमिग्रेंट एक नए देश जाने को डिसाइड करता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसकी आर्मी कितनी बड़ी है या उनकी जीडीपी कितनी बड़ी है, लेकिन वो ये जरूर देखता है कि उनका कल्चर कैसा है। हम सब ने बचपन से हॉलीवुड मूवीज में अमेरिका का कल्चर देखा है, इसीलिए हम में से बहुत से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस ये बात इंडिया के लिए सच नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएस में कोई कमी है ही नहीं, यूएस में अभी भी होमलेसनेस है, पॉवर्टी है, वहाँ पर आए दिन मास शूटिंग्स होती हैं जिनमें बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं। बहुत से लोग जॉब करते हुए भी रेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम वेज 2009 के बाद से बढ़ी ही नहीं है। और यूएस ने दुनिया भर में बहुत से फालतू वॉर्स में टैक्स पेयर्स का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट किया है। तो यूएस में भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया से बहुत से एस्पेक्ट्स में बेटर है। अब बहुत से ज्ञानी ये आर्गुमेंट देते हैं कि यूएस इसलिए सुपर पावर बन पाया क्योंकि यूएस को बहुत जल्दी आज़ादी मिली इन 1776, लेकिन इंडिया को ऑलमोस्ट 200 साल बाद आज़ादी मिली। और जब इंडिया को आज़ादी मिली भी तब इंडिया बहुत गरीब था, और इंडिया को रिबिल्ड करने में ही इंडिया का काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। और अगर इंडिया को भी इतना टाइम मिले जैसे यूएस को मिला था तो फ्यूचर में इंडिया ज़रूर एक सुपर पावर बनेगा। मैं इस आर्गुमेंट को नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए इंडिया को ऊपर के 5 एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ना होगा, और ऐसा होने में अभी काफ़ी टाइम है। अब एक क्वेश्चन है, क्या किसी कंट्री को सुपर पावर बनना भी चाहिए? ये जरूरी नहीं कि एक कंट्री सुपर पावर है या नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। मतलब हेल्थ केयर अच्छा हो, एजुकेशन अफोर्डेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास हो, एक क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट हो, पॉवर्टी और होमलेसनेस जैसी चीज़ें बहुत कम हो। और इंडिया के लिए यही बेटर होगा कि वो खुद को एक डेवलप्ड कंट्री बनाए, ना कि एक सुपर पावर।